जो आरटीआई है, ये 1:1 का जो है लड़ाई के गेम को हम थोड़ा सा ही संशोधित कर दें तो इसका आनंद और इसके रिजल्ट बहुत ही लाभकारी होंगे। तो प्रश्न और जानकारी कोई भी मांगे, दैट यदि हम उसे नेशनल रिपोजिटरी मान लें, और जहां पे ये भी देखा जाए कि जो कोई जानकारी देने से मना कर रहा है या फिल्मसी ग्राउंड या बहानेबाजी कर रहा है, चूंकि वो एक अथॉरिटी रहेगी तो वो उन बहानों को भी काफी हद तक जो है वो निर्मूल कर पाएगी। ठीक है ना जी। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ 1984 बैच का। अच्छा। मध्य प्रदेश कैडर का। 8 साल से भी अधिक जो है मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑन डेप्यूटेशन था। आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर, जहां पे हमने टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज डिजाइन की है, एंड वी कुड मेक ए ड्रामेटिक चेंज इन द ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जी ठीक है ना। चलिए, तो मूलतः मैं जो है मध्य प्रदेश कैडर का हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है ना। कहाँ, किस जिले से हैं? झांसी जिले से हूँ। झांसी की रानी का आपने नाम सुना ही होगा। हाँ, श्योर। और आपने मैथिली शरण गुप्त का भी नाम सुना होगा, जो कि चिरगांव जिला झांसी के ही रहने वाले थे। जी। तो नाम एग्जैक्टली वही है जो कि मैथिली शरण गुप्त है। और तो आप डीजी रिफाल में रहे ना सर, आप उसको नहीं बता रहे? मैं डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, और डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। और अभी 2 नेशनल प्रोजेक्ट का जो है आई एम द प्रोजेक्ट लीडर एट द मोमेंट। एक का नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम, और इसके लिए हमने एक ड्राफ्ट एक्ट बना के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट लीडर थ्रू BPRND, और उसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर ITRI 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1। तो वो इसके तहत, और उसमें 5 सर्टेनिटीज का को जो है दिया गया है। पहले तो एक राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, क्योंकि सिस्टम इज क्रिएटिंग ए डिजिटल चित्रगुप्त, जिससे कुछ भी छिपा नहीं होगा। तो इसमें जो अभी हमने एक्ट का नाम, ड्राफ्ट का नाम दिया है, इसके माध्यम से हमने ये हासिल करने की कोशिश की है कि वी शुड गिव द राइट टू प्राइवेसी, बट डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम होगा, वो भी 360 डिग्री में। और यदि वो डिजिटल चित्रगुप्त के जो चेयरमैन है, नेशनल अथॉरिटी को हमने डिजिटल चित्रगुप्त नाम दिया है, निकनेम। तो यदि वो उस अथॉरिटी का चेयरमैन भी यदि उस इंफॉर्मेशन को कहीं पर्सनल या किसी दूसरे जगह पे यूज करने की कोशिश करेगा, तो दैट विल बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विद द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ द 7 years, राइट। एंड उसमें जो है कॉन्करेंट पनिशमेंट नहीं चलेगा। और इसमें रिपोर्टिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, विच विल बी सिटिंग इन द सिस्टम इटसेल्फ। तो इंडिविजुअल रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल तो ब्रो बीटन होते हैं ना, इंडिविजुअल तो जो है वो साहस ही नहीं बटोर पाते हैं। तो सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट करेगी along with the proof that this person has committed this offense, the chairman of this authority has committed this offense। ये प्रूफ है और ये FIR है। आप जो है ना इसकी कॉग्निजेंस लीजिए, ठीक है ना। और हमारे चेयरमैन महोदय को 7 साल के लिए जेल भेज दीजिए, क्योंकि इन्होंने राइट टू प्राइवेसी का जो है ना उल्लंघन किया है। द कंटेंट वुड बी automatically will go to the court and police if it is a violation of or if it is a some crime, right? तो वो अभी सब चीज उल्टी सुल्टी है। राइट टू प्राइवेसी क्रिमिनल्स को है, राइट टू, तो वो ये व्यवस्था बदलना चाहिए। इसलिए जो है ना सभी लोग पीड़ित हैं। और बेसिकली हम इस बात को कई बार कहते हैं, और वो हम बहुत इमोशनली कहते हैं, क्योंकि मुझे उसमें किसी की आलोचना करना का मेरा ध्येय नहीं रहता है, राइट। लेकिन यदि उस शब्द को नहीं कहते हैं तो वो बैकग्राउंडर को क्लियर नहीं करता है। तो मैं ये बात बार बार कहता हूं कि आपको आजादी नहीं मिली है, आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है,
वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित एक्ट के तहत, जो कि 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। और ये पावर ऑफ ट्रांसफर भी अंग्रेजों के द्वारा उनके चयनित व्यक्ति को दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज द पर्सन हु वाज सिलेक्टेड बाय द इंग्लिश पीपल। एंड ये काम जो है मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन और उनके साथ जो पड़ी हुई एडमिना माउंटबेटन थी, उनको सौंपा गया था। और उन्हें वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिलने के बावजूद भी आई सैल्यूट एडमिना माउंटबेटन कि उन्होंने फिर भी जो है जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। जी जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया वो सर्वविदित है कि उन्होंने जो है संविधान में 1935 के 80% से ज्यादा प्रोविजंस ले लिए। जी उन्होंने आर्टिकल 333 जैसा जो है आर्टिकल उसमें डाला जो कि 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहता है एंग्लो इंडियंस का। एक मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था जो पार्लियामेंट की किसी उसमें आई थी कि 216 जो है एंग्लो इंडियन है टोटल भारत में इस समय। तो ये 216 लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्यों चाहिए, वो भी 2 सीट? ये क्या है, ये कौन लोग हैं, क्यों हैं, व्हाई देयर इंटरेस्ट इज नीड टू बी सेफगार्डेड? तो वो ये अंग्रेजों की वो संतानें हैं जो कि यहाँ भारतीयों के साथ उनके जो भी जैसे संबंध रहे हों उससे पैदा हुई हैं, उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। मैं ये समझ में नहीं पाता हूं कि देश के संविधान में उनके प्रतिनिधित्व को आवश्यकता क्यों समझी गई। तो इस तरीके के कानून बनाया। फिर आपको मालूम है कि आर्टिकल 370 बैकएंड से डलवाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं गोपाल दास जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A संविधान में कैसे पैदा हुआ, क्या आपको जानकारी है इस बात की? नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ, तो आर्टिकल 35A कोई भी आर्टिकल संविधान के लागू होने के बाद बिना संविधान के संशोधन के संभव है क्या? मैं तो इतना जानता हूं कि सर जब संसद से पारित करा के सेकुलर शब्द को जोड़ा जा सकता है तो नहीं, मेरा देखिए आप विषय से भटक रहे हैं। विषय ये है कि इवन सेकुलर जोड़ना हो या जो कुछ भी जोड़ना हो तो उसके लिए आर्टिकल 368 में व्यवस्था दी गई है संविधान के संशोधन की। उस व्यवस्था का पालन करना होगा। लेकिन माननीय जवाहरलाल नेहरू ने एक आर्टिकल 35A पैदा कर दिया जो कि प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी हुआ है। और उसके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो रिक्वेस्ट नेहरू जी ने भेजी थी, जो उनके अपने पर्सनल कार्यालय से भेजी थी, जिसमें कोई कैबिनेट में भी नहीं आया, पार्लियामेंट में भी जिसकी चर्चा नहीं हुई, तो उस समय प्रेसिडेंट हमारे थे राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने 8 बिंदु लिख के भेजे थे कि साहब ये काम नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता, इसके 8 कारण हैं। जिसके जवाब में माननीय नेहरू जी ने लिखा था कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, आप इसे जारी करें, बाकी बातें अपन चाय के अनौपचारिक रूप से चर्चा कर लेंगे। तो एक आर्टिकल प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी हुआ। अब ये अज्यूम करिए कि जब आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है। सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि 35A है क्या? ये 35A वही है जिसके कारण संविधान में 2 जो है ना संविधान पैदा हो गए थे। जम्मू एंड कश्मीर का संविधान पैदा हो गया था, जिसमें जो है धृष्टता पूर्वक जम्मू एंड कश्मीर ने ये जो है जो एक्ट है, ये जो रूल है, ये नोटिफाई हुआ है मई 1954 को, राइट। और 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो चुका था। तो अब संविधान लागू होने के बाद संविधान में कोई भी चीज यदि आएगी तो उसे आर्टिकल 368 की जो भी प्रक्रिया है उसके तहत ही वो अवतरित हो सकती है जी। इसको जो है ना नेहरू जी ने एक नोटिफिकेशन से जारी कर दिया। अब नोटिफिकेशन जो या जिसको अपन कायदे से पॉपुलरली ऑर्डिनेंस कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में यदि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, राइट। आर्टिकल जारी नहीं कर सकता है, राइट। और यदि वो संविधान और जो पार्लियामेंट में यदि वो चर्चा में नहीं आता है और पार्लियामेंट यदि उसे अनुमोदित नहीं करती है तो वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर जाएगा 6 महीने में जी। तो ये कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ जो 75 साल चला?
और ये कैसा जो है हमारी न्याय व्यवस्था है कि इस चीज को चैलेंज किया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पेशियां ही बढ़ाती रही, उसे ये कहने में जो है ना इतनी देर क्यों लगी कि साहब इसमें जो है ना आर्टिकल 35A असंवैधानिक है, क्योंकि इसने संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जन्म ही नहीं लिया है। मतलब अच्छी बात है कि बीजेपी ने जो है आर्टिकल 370 और 35A खत्म कर दिया, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो पैदा ही गलत हुआ था। यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती कि ये असंवैधानिक क्लॉज है, तो जो इंटरवीवन प्रोसेस में जो गलतियां हुई हैं वो सब जो है विलोपित हो सकती थी, क्योंकि उसकी आड़ में जो अन्याय हुआ है, उसकी आड़ में जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और जिसको हम स्टील फ्रेम कहते हैं, उस स्टील फ्रेम जो है ना कहाँ गया था कि जब 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में मस्जिदों से ओपन अनाउंसमेंट हुए, कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, कश्मीरी महिलाओं के बलात्कार किए गए, तो वो इस देश के नागरिक थे कि नहीं थे? Why the law could not prevail over there? आईबी में कौन था उस समय, रॉ में कौन था उस समय, क्या उसने रिपोर्ट दी? ये सब चीजें जो है ना आरटीआई में आप मांगिए। Why that action could not act? किसकी गलती थी? होम मिनिस्टर की थी? किसकी गलती थी? यदि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, यदि वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो कुछ नहीं कर सके तो उनकी भर्त्सना कर ली जाए, जिससे दूसरे लोगों को हिम्मत ना हो। तो मुझे लगता है सर यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से हम सबसे पहले संसद से ये पूछें, संसद से पूछें कि आर्टिकल 35A पैदा कैसे हुआ था। नहीं, मैं दूसरा चीज कह रहा हूँ। हाँ। मैं अब हमारा इंटरेस्ट का विषय ये हो गया कि अब तो कौन कौन सा ऐसा कानून है जो ऑर्डिनेंस के द्वारा ही लाया गया था और संसद से पारित नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो अकेला इकलौता 35A है। अच्छा, ये 35A इकलौता है ये। अच्छा। और इस 35A में जो आपको 2 प्रधान और 2 विधान और 2 फिलान, सब ये 35A नहीं दिया है। अच्छा। संविधान जो बना है दूसरा, वो 35A के तहत बना है। अच्छा, तो वो जो है, जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी टेररिज्म लाई गई। सर आप अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा सर, भोपाल में हमारे समाज से हैं श्री R.K. मराठे जी। हाँ, मैं जानता हूँ, हमारे DIG रहे हैं जी। हाँ। तो वो हमारे समाज से ही हैं। हाँ। और मेरा 2-4 बार इंटरेक्शन उनसे हो चुका है। अच्छा। और मैं भविष्य में अभी भोपाल उनसे मिलने जाऊंगा भी। तो जब मैं उनके पास आऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी आपसे भी मुलाकात होगी। जरूर। हाँ। मुझे प्रसन्नता होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज, आपका जो नंबर है सर, जरा मोबाइल नंबर वो बताएं। हाँ, दे दूंगा, मैं दे दूंगा अभी। नहीं, मैं बता देता हूँ। 9425 606040 606040। मैं आपसे अनुरोध करूँ। ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है। इफ रिक्वायर्ड देन आई विल, ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो उस पर शेयर कर लेंगे। अच्छा, ठीक है ना। मैं आपको अपना थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है तो उसको थोड़ा सा मैं आपके पास भेजूंगा। जरूर। अपने फुर्सत के क्षणों में उसको अवलोकन करिएगा। और जो आपने देखिए गोपाल जी, एक चीज अपन करें, हम एनर्जी जो है अब टारगेटेड समय के लिए यूज करें। जी बिल्कुल। मैं आपसे एक तो ये प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे नहीं सर, आप मुझे आदेश दे सकते हैं, आप हमसे वरिष्ठ हैं। नहीं, अब वो देखिए ऐसा है कि प्रार्थना भी आदेश है, केवल जो है शब्दों का चयन अलग हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो रिसीव करने वाला कैसे रिसीव करेगा ये उसकी मर्जी है ना। तो यदि वो उसे आदेश के बतौर ले, तो कहते हैं ना, रिक्वेस्ट ऑफ द किंग और रिक्वेस्ट ऑफ द क्वीन इज आल्सो व्यूड एज ए कमांड ऑफ द किंग, राइट। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ उसको। मैं तो एक ही बात जानता हूँ सर, कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो सब हमारे मैं ब्लड रिलेटिव को अपना सब कुछ नहीं मानता। मेरा सिद्धांत तो थोड़ा अलग है। जहाँ पर लोग कहते हैं ना ये हमारा ब्लड रिलेटिव है, तो ये मेरा अपना है। मेरे अपने होने की परिभाषा ही अलग है। मेरा तो अपना होने की परिभाषा ये है, जो देश और समाज के लिए काम कर रहा है वही मेरा अपना है।
गोपाल दास जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैंने ढेर सारे फॉर्मूले पैदा किए हैं जो कि मेरे नहीं हैं, क्योंकि सम कॉस्मिक पावर इज फोर्सिंग मी टू डू एवरीथिंग एंड द सोर्स इज कॉस्मिक इन नेचर, राइट? मैं ये चुनौती देता हूं कि आपके पास ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान मेरे कॉस्मिक पावर के पास नहीं होगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ ये। मैं एक बात बताऊं? हाँ। मैं तो शक्ति का आराधक हूँ। हाँ हाँ। और माँ दुर्गा का मैं आराधना करता हूँ जी। मैं संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के वाह 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 वाह, मेरी पत्नी जो है ना वो रोज के चलता है। अगर आपका हमसे मिलन हो रहा है तो ये आप नहीं मिल रहे हैं या मैं नहीं मिल रहा, वो शक्ति जो है ना वो मिला रही है। आपने बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बता दूं कि मेरे पास एक छोटा सा आपकी कृपा से वो हो पाया, ईश्वर की कृपा से, और वो है टेलीपैथी। तो सर आप इसको आजमा के देखिएगा कि जब आप मुझे दिल से याद करेंगे ना तो आपको फोन करने की, गोपाल प्रसाद को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली दिल से याद करके देखना, आप देखोगे या तो मैं प्रत्यक्षता आ जाऊंगा या नहीं तो मेरा फोन आ जाएगा, पक्का 101%। अब देखिए, अब जो है ना, एक मिनट, इसको कुछ अपन चीजों में बांट लें और 5 मिनट में अपने संवाद को जो है ना एंड करते हैं। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो व्यवस्था के तहत लाई गई है, राइट? और वो हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के सब गड़बड़ियां की गई हैं। तो चाहे जो है अंग्रेजों के समय के नियम कानून अडॉप्ट किए हों, वो भी हमारे पार्लियामेंट के मंदिर में ही हुआ है, या कुछ गलत कानून बनाए गए हैं तो वो भी इस पार्लियामेंट के मंदिर में ही किए गए हैं, ठीक है ना? अब मुझे लगता है कि वो मिड कोर्स करेक्शन यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आरटीआई में हम और आप जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगियां निकल जाएंगी। हम कोई सकारात्मक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, राइट? जी। तो वो सकारात्मक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें मिड कोर्स बहुत सारा करेक्शन की जरूरत है। जैसे कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो बनाया गया, ठीक है, वो 1951 में बना, जिसमें पार्टी अवतरित हो गई है, क्योंकि संविधान में तो कोई पार्टियां थी नहीं, ठीक है ना? उनको जो है ना सिंबल देने का जो है ना एक पावर दे दिया गया। उन्होंने सिंबल बांटा और ये पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई, परिवारों की कंपनियां बन गई। उन्होंने टिकट किसको दिया? पैसे लेकर टिकट बांटा, अपराधियों को टिकट बांटे, अपने भाई भतीजों को टिकट बांटे, अपने नेताओं के भाई भतीजों को टिकट बांटे, और जो दूसरी पार्टी के स्वार्थी लोग जो अपने लाभ के लिए उन्हें लगा कि पार्टी बदलने में उनको कुछ लाभ मिल सकता है, उनको भी टिकट बांटे, उन्हें मंत्री पद भी दिया और सब कुछ दिया, राइट? इस पार्टी में जो धन आ रहा है, वो धन कहां से आ रहा है उसको गोपनीय रखा गया, और माननीय नरेंद्र मोदी ने तो पराकाष्ठा कर दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो इंडिविजुअल बॉन्ड ले आए जो कि एनोनिमस बॉन्ड है। हाँ, सही बात है। एक एनोनिमस बॉन्ड कैसे हो सकता है और क्यों होना चाहिए? मतलब पार्टियां जो है वो जो कि इतनी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, कायदे से एक डिटेल्ड एक्ट के तहत इन पार्टियों का कोड और कंडक्ट हर चीज होना चाहिए, इंक्लूडिंग द क्रिमिनलिटी कमिटेड बाय देम। यदि वो देशद्रोही शक्ति का साथ दे रही हैं या खुद ही देशद्रोही हैं, तो उनके उस एक्ट के तहत वो सब चीज कोडिफाई होना चाहिए, ठीक है ना? जी। वैसे तो मानना मेरा ये है, पीएम केयर फंड को भी आरटीआई एक्ट के दायरे से अलग कर दिया, तो अब उसको तो अलग करना मजबूरी है। अब आपको मालूम है कि वो राजीव गांधी का में जो है ना उससे पैसा दिया गया है। तो एक प्राइवेट फंड में कैसे पैसा दिया जा सकता है उस फंड से? जी। तो ये तो जो उसको तो इससे अभी राजीव गांधी फाउंडेशन को आपने छोड़ दिया ना, उसको क्यों छोड़ा जाए? उसका ऑपरेशन क्यों ना किया जाए? तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन छोटी चीजों को छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि बड़ी चीजों को यदि अटेंड कर लोगे तो ये पुरानी जो भी गड़बड़ी हुई है अपने आप जो है ना मायने महत्वहीन हो जाएंगी। हम उसमें एनर्जी क्यों खर्च करें? मैं तो अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का ऑपरेशन करने में लगा हूँ। नहीं, आप जरूर करिए, आपके मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। बट मेरा कहना है कि देखिए जस्ट ए मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि
हमको नहीं मालूम है कि कितने लम्हे हमारी जिंदगी में शेष है। ठीक है ना? जी 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 जी। कल ये भी हो सकता है कि आप करें, अरे मेरी गुप्ता जी से कल ही तो बात हुई थी, अरे बड़े अच्छे आदमी थे, अब नहीं रहे। नहीं देखो, हमारा उम्र लग जाए सर आपको। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा कहने से तो काम बनता नहीं। ईश्वर ने कितनी घड़ी दी है, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। ठीक है ना? जी तो वो तो उसने, और कुछ घड़ियां जल्दी बंद कर देता है, क्योंकि भगवान को भी डर लगता है कि ज्यादा अच्छा व्यक्ति ज्यादा समय तक रह गया तो उनकी अव्यवस्था को एक्सपोज ना कर दे कहीं। ठीक है? जी जी जी। जैसे विवेकानंद जी बेचारे जल्दी चले गए, तो अच्छे व्यक्ति जरा जल्दी चले जाते हैं, और ये बदमाश लोग चले गए, राजीव भाई दीक्षित चले गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब मालूम नहीं चले गए या लोगों ने भेज दिया उनको, ये भी ये गुड़ विषय है। सर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि केसी साहू आपके दाहिने हाथ हैं और गोपाल जी आपके बाएं हाथ है, या यूं कहिए हाथ की उंगलियां हैं। आप हाथ से आप अपना इनको, या जब भी मैं तो आपसे जब से वार्ता कर रहा हूँ आपका अपना हूँ, और गोपाल जी भी आज से हमारे फ्रेंडली में, और आपके हम लोग डायरेक्ट टच में रहेंगे। जरूर रहेंगे, जरूर। मैं 5 मिनट में चीजों को समेट दूं, जिससे कि हम जो है ये मीटिंग जो है कुछ एक सारगर्भित निष्कर्ष पे पहुंच पाए। जी। तो बेसिकली हमारा ये मानना है कि जो पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है, आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन वो है जो है आपकी बात पार्लियामेंट में रखने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और वो पार्लियामेंट के बाहर भी आपकी बात कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे जो है पार्टी डिसिप्लिन के नाम से जो है ना वो बंधा हुआ है, और उसे जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, चाहे मंत्री पद मिला हो या कोई दूध देने वाला डिपार्टमेंट मिला हो या जो कुछ भी मिला हो, उसे वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो जिसको देख के लोगों को डर लगता हो, लेकिन वो एक अत्यंत ही डरा हुआ व्यक्ति है। उसे जो कुछ भी मिला है उसे खो जाने का डर उसे हमेशा सताता रहता है। उसका कंडक्ट जो है वो राष्ट्रीयता को कभी भी टच नहीं कर पाता है। तो वैसे तो वो राष्ट्रीयता के लिए बना ही नहीं है, लेकिन उसको कहीं वो टच भी नहीं करता है। तो अब सवाल उठता है कि आप जो भी परिवर्तन लाना चाहेंगे, वो परिवर्तन तो आपको पार्लियामेंट के मंदिर में ही लाना पड़ेंगे ना। जी। और ये जो आपने चारों तरफ जो चक्रव्यूह रच दिया है, इसमें जो है अच्छी बात तो पहुंच नहीं सकती है। अच्छे कानून कई बार पेश होने के बावजूद भी जो है वो 10-10, 15-15, 20-20 साल इंतजार होने के बाद आते हैं, तो वो अपंग रूप से आते हैं, और वो अपंग रूप से बिल्कुल जानबूझ के पैदा किए जाते हैं, जिससे उसका जो अनुकूल प्रभाव है वो किसी के ऊपर पड़ ना जाए। अच्छी चीज का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारा जो है पार्लियामेंट का मंदिर 200% सुनिश्चित करता है। ठीक है ना? तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा शासन से संवाद कैसे हो, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे संवाद को स्थापित कर नहीं पा रहे हैं, तो हमको तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक फिलॉसफी की है, सकारात्मक संवाद। और आप कहेंगे कि सकारात्मक संवाद अब शासन आपसे क्यों करे? जैसे आपने क्वेश्चन किया था, हु आर यू, राइट? तो ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आएगा, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और जो सत्ता पक्ष है उसको तो और ज्यादा आएगा। करे साहब, मैंने इतने पैसे खर्च करके जो है ना ये हासिल किया है, और तुम कौन नालायक चूतिए हो, कौन हो तुम जो है ना कौन हो तो सकारात्मक संवाद करने वाले? हु आर यू टू डिक्टेट मी, राइट? मैं पब्लिक के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, तुम कौन होते हो? ठीक है ना? अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। शब्द में बड़ी शक्ति होती है, और अगर हिलाने की शक्ति हो तो अच्छे को मजबूर कर देती है। मैं उसी को मैं उस मजबूर करने की मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं बस ज्यादा नहीं, आधा मिनट लूंगा। तो कल मैंने बजट पूर्व जो है ना, एक मैंने वो भेजा था, बजट पूर्व मैंने भेजा था सजेशंस। तो उस सजेशन को आज जो है ना सीएम मनीष सिसोदिया ने फॉरवर्ड किया है अपने 3 मिनिस्टरों को। तो अगर हमारे सुझाव में दम नहीं होता तो उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए डिप्टी सीएम फॉरवर्ड क्यों करता? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें शब्दों के साथ साथ थोड़े से नंबर अपन सिसोदिया जी को भी देते हैं कि वो भले इंसान हैं,
जो उन्होंने कोई भली चीज को आगे फॉरवर्ड किया और वो ज्यादा भली होगी। ठीक उसी तरह सर, नहीं ज्यादा भली डीओपीटी में मैंने आरटीआई में कुछ जो ऑब्जेक्शनेबल चीज उठाए थे तो उस पर